तो आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर 9 में क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें पहले कर लिए हैं, तो छठा क्वेश्चन देखिए। इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसे चेंज करना पड़ेगा आपको इक्वेशन में। मॉडल पेपर नंबर है ये 9। इसमें ये लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। तो मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जब भी ये आयु वाले क्वेश्चन आते हैं तो इनमें 2 लोग या 3 लोग जितने भी होते हैं उनकी माननी पड़ती है पहले आयु। तो माना जेकब की वर्तमान आयु, तो जेकब की वर्तमान आयु को x मान लेते हैं। फिर इसमें ये लिखा हुआ है उसकी पुत्री, तो पुत्री की भी मान लेते हैं, तथा पुत्री की वर्तमान आयु को मैंने क्या मान लिया y। फिर लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद, प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए 5 वर्ष बाद में दोनों की आयु 5-5 वर्ष बढ़ जाएगी, लेकिन ये बराबर थोड़ी होंगे। तो आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र, सॉरी पुत्री नहीं है, पुत्र। बुक में ये पुत्री था लेकिन इसमें पुत्र लिखा है। पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की 3 गुनी, सिंपल लिखा हुआ है, गुणा करना आपको पुत्र की आयु से, 3 गुणा करना। अब इसे हल करो। x + 5 बराबर 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 3y और 5 को अंदर गुणा करेंगे तो फिर कितना हो गया 15। x - 3y और ये 5 यहाँ लेकर आओ आप, तो ये कितना बचेगा 10। समीकरण नंबर 1। फिर ये बोला गया 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु। 5 वर्ष पूर्व है तो ध्यान से देखना, 5 वर्ष पूर्व। अब पहले की बात कर रहे हैं तो दोनों में 5 वर्ष कम हो जाएगा, x - 5 और y - 5। आगे लिखा हुआ है तो पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु को 7 से गुणा करना है। x - 5 बराबर 7y और 7 को 5 से गुणा करने पर 35। 7y को यहाँ लेकर आओ तो x - 7y, 5 को यहाँ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -30, क्योंकि ये प्लस का है, सॉरी माइनस का है, तो यहाँ जाकर प्लस का 35 में से वो 5 निकलेगा, -30 बचेगा। इक्वेशन नंबर 2 है। आपसे ये पूछा गया है तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। इन दोनों इक्वेशन को हल करना पड़ेगा। इसमें देखिए x है, इसमें भी तो x है। समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। समीकरण 1 में से 2 को, एक समीकरण हमारे पास ये है x - 3y और बराबर 10 है, और दूसरी समीकरण है x - 7y और बराबर -30 है। घटाते हैं तो साइन बदल जाते हैं, माइनस प्लस और प्लस, ये कट गए। 7 में से ये 3 निकलेगा 4y, ये दोनों प्लस का 40 हो गया, 4 से ये कटेगा 10 बार, तो y का मान कितना आ गया 10। अब y का मान 10 है तो y का मान कोई भी एक समीकरण में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, एक हमारे पास है x - 3, y का मान मेरे पास 10 है और इक्वल में भी 10 है। ध्यान से देखो, यहाँ ये मैंने लिखा है x - 3 और गुणा में y है बराबर 10 है। y का मान 10 लिख दिया मैंने। x ये 30 उस तरफ जाएगा तो कितना हो गया 40, तो ये 40 वर्ष का है और ये 10 वर्ष का है। बस ये था, ठीक है। बुक में भी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा इसमें चेंज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें लिखा हुआ यदि द्विघात समीकरण, तो आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है 2x² + x और -4। फिर आगे इसमें लिखा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। द्विघात समीकरण है ये। आपसे ये बोला गया है अगर इसमें मूलों का अस्तित्व है तो ये हम d से पता करते हैं ना, तो b² - 4ac होता है। b का मान इसमें कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर, 4 गुणा a का मान कितना हमारे पास 2 और c का मान हमारे पास है -4। तो इसे हल करने पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 दूना 8 चौके 32, तो यहाँ से कितना आएगा ये 33 हो गया। और ये देखो ग्रेटर देन 0 है,
तो हम यहाँ लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है। और है तो आपको ये पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग विधि में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है, 1 होता है। तो इसे 1 बनाने के लिए पूरी समीकरण में आपको 2 का भाग करना पड़ेगा। तो मैं 2 का भाग कर देता हूं, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर। इस समीकरण में 2 का भाग करने से ये 2 कट गया। यहाँ 2 का भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 1/2 इंटू एक्स, और इसमें 2 का भाग करेंगे तो -2 आएगा बराबर 0, और 0 में 2 का भाग करने पर 0 ही आता है। अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है x प्लस एक्स के गुणांक का आधा और इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स के गुणांक का आधा और इसका भी होल स्क्वायर, और प्लस होता है शेष पद और इक्वल होता है 0। ध्यान से देखो, x मैंने एज इट इज लिखा है, यहाँ प्लस है मैं प्लस लिख देता हूँ। x के गुणांक का आधा, x का जो कोफिशिएंट है 1/2 है और इसका हाफ होता है 1/4, और ऊपर पावर कितनी है 2, माइनस x के गुणांक का आधा, तो ये तो हमारा किया हुआ है 1/4, और शेष पद कितना है -2 है बराबर 0। इसे हल करेंगे तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये दोनों माइनस के हैं। अच्छा इस पे स्क्वायर नहीं क्या, सॉरी, ध्यान से देखो, ये दोनों माइनस के हैं तो दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के। 1/4 का स्क्वायर होता है 1/16, और 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया। x प्लस 1/4 इसका होल स्क्वायर, 16 दूना 32 और 1 33, 33/16। इसे आगे हल करेंगे तो ये स्क्वायर को यहाँ भेजते हैं, x प्लस 1/4 और ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो प्लस माइनस √33/4 आएगा। अब ध्यान से देख लेना, अंडर रूट हमेशा प्लस माइनस का होता है, अंडर रूट इस पे आ गया, लेकिन 16 का अंडर रूट कितना होता है 4। यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा, 1/4 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो गया, प्लस माइनस √33/4, एलसीएम आ रहा है 4, तो 4 यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा -1 प्लस माइनस √33। ठीक है, ये आ गया। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, तो यहाँ से 2 इसके मूल आ जाएंगे। सिंपल है, पर आपको ये पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग विधि को करने से पहले एक तो ये होना चाहिए कि वहाँ मूल होने चाहिए, दूसरी बात ये कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 8वां सवाल देखिए, इसमें लिखा हुआ है जांच कीजिए कि श्रेणी 2 4 8 16 एक समांतर श्रेणी है। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 2 4 6 नहीं है 8 है, सॉरी, और फिर 12 है। तो ध्यान से देखो, पूछा है कि ये समांतर श्रेणी है क्या, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में, आएगा तो भी ये 1 आध नंबर का आएगा। आगे 12 नहीं है 16 है। ध्यान से देखो, यहाँ अगर मैं D1 निकालता हूँ तो D1 होता है A2 माइनस A1, तो दूसरा पद कितना हमारे पास 4, इसमें से पहला घटाएंगे कितना आएगा 2, और D2 निकालेंगे वो होता है A3 माइनस A2, A3 कितना इसमें 8 है, इसमें से 4 घटाएंगे कितना आएगा 4। यहाँ हम बोल सकते हैं कि D1 इज नॉट इक्वल D2, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है तो यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर श्रेणी का 70वां पद 8वें पद के 2 गुने से 5 अधिक है। तो ध्यान से देखना, प्रश्नानुसार ये तो आपको पता होना चाहिए हम 70वें पद को किस प्रकार लिखते हैं, 5वें पद को किस प्रकार लिखते हैं। तो इसमें ये लिखा गया है कि 70वां पद, तो A17 होता है, 70वां पद 8वें पद, 8वां पद A8 होता है, 70वां पद 8वें पद के 2 गुने से 5 अधिक है। तो 2 गुने से 5, इसका 2 गुना करो और इससे 5 अधिक है। 70वां पद, ध्यान से देख लेना, 70वां पद 8वें पद के 2 गुने से 5 अधिक है। अगर यहाँ ये होता कि 2 गुने से 5 कम है तो यहाँ माइनस आता, समझ आ रहा है। या इस प्रकार का क्वेश्चन होता कि 8वें पद से 5 अधिक का 2 गुना है, तो फिर ये 2 पूरा है ना, पूरा के गुणा में आता, जैसे इस प्रकार आता।
एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ है 8वें पद के 2 गुने से 5 अधिक है, तो आपको गुणा 2 करना है, वो 8वें पद से ही करना है, पूरा गुणा नहीं आएगा, 5 अपने बाद में जोड़ना है, ठीक है। अब इसमें 17वां पद का फॉर्मूला होता है a + 16d, 2 गुणा 8वां पद होता है a + 7d और +5 है। अगर इसे हल करते हैं तो a + 16d, 2 को अंदर भेजते हैं, 2a + 7 दूना 14d और +5। ध्यान से देखो, इसे a यहाँ भेजते हैं, इन दोनों को इस तरफ भेज दो, तो यहाँ से ये आएगा 2a - a इस तरफ आ गया, और 16d को भी मैंने यहाँ भेज दिया, तो 16d माइनस का हो गया, यहाँ 14 प्लस का है d और +5 बराबर कुछ नहीं है तो 0 है। 2a में से a को घटाने पर a बचेगा, यहाँ 16d है, इसमें से अगर हम 14d को निकालते हैं तो -2d और +5 बराबर 0। मान लो ये समीकरण 1 है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, यदि इस समांतर श्रेणी का 11वां पद 43 है, 11वां पद 43 है, ध्यान से देखो 11वां पद 43 दे रखा है, तो 11वां पद का फॉर्मूला होता है a + 10d बराबर 43, ठीक है। और आपसे ये पूछा गया प्रथम पद और सार्वंतर निकालो, 43 को यहाँ लिख रहा हूँ, a + 10d और 43 इस तरफ आकर माइनस का हो गया, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। ध्यान से देखो, यहाँ दूसरी समीकरण में हमारे पास a + 10d है -43 बराबर 0, और यहाँ है हमारे पास a - 2d और +5 बराबर 0। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, a से a कटेगा, 10 और 2 कितना हो गया 12d, और ये दोनों माइनस के हैं तो कितना हो गया 48 और बराबर 0। d बराबर 48/12। ऐसा क्यों हुआ, ये माइनस दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, और ये भाग में है, सॉरी गुणा में, तो भाग में आ गया, ये कितनी बार कटेगा 4 बार, तो हमारे पास d का मान आ गया 4, और ये d का मान कोई भी एक समीकरण में रखेंगे तो a का मान आ जाएगा, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखेंगे a है हमारे पास -2d का मान 4 है और +5 है बराबर 0। तो ध्यान से देखो, a ये 4 दूना 8 हो गया, +5 बराबर 0, यहाँ -3 आएगा बराबर 0, तो a बराबर कितना आएगा 3। तो यही पूछा आपसे, एक तो आपसे d पूछा है और एक आपसे a पूछा है। सिंपल है, जब भी ध्यान देना, अगर आपसे a और d पूछता है, इस प्रश्नावली में ऐसा क्वेश्चन आएगा 100% एक, ठीक है। और a और d पूछता है तो आपको 2 समीकरण बनानी पड़ती है, उन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करने पर इन दोनों के मान आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में ये बोला गया है, 10वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इसमें ये बोला गया दिए गए चतुर्भुज के समरूप एक चतुर्भुज की रचना करो। तो ये बात सिंपल है कि आपको पहले एक चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक चतुर्भुज तो आपको बनाना ही पड़ेगा पहले, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो आप ले सकते हो खुद, कुछ भी, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, अगर यहाँ हम लिखते हैं 5 सेंटीमीटर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर, और यहाँ मैंने लिखा 7 सेंटीमीटर, और इस तरफ लिखा 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, ये तो आपने एक चतुर्भुज बना दिया। फिर आपको इसके संगत एक चतुर्भुज और बनाना है, वो इसके समरूप होना चाहिए, और उसकी भुजाएं इसकी भुजाओं को 3/7 गुना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सिंपल बात ये है कि इसमें एक त्रिभुज और, सॉरी चतुर्भुज और बनेगा, वो इस प्रकार बनेगा, ध्यान से देखना, रफ बना रहा हूँ मैं, वो इसके समरूप दिखेगा आपको, ठीक है, इसके जैसा ही दिखेगा पर बनेगा छोटा। अब इसमें करना क्या, सबसे पहले आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, यहाँ बना देता हूँ मैं, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, नाम भी लिख देते हैं A, B, C और D, ठीक है, और इसका नाम लिख देते हैं हम E। सबसे पहले आपको AB लाइन बनानी है 5 सेंटीमीटर AB। अब आपको करना क्या है, पहले ये पूरा चतुर्भुज बनाएंगे, तो BC कितना 6 सेंटीमीटर है, तो आप एक काम करो, इसमें ये जो BC है वो कितना सेंटीमीटर बनाएंगे, 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे इस तरफ, ठीक है। फिर आपको इसमें AD कितना है 4 सेंटीमीटर, तो AD भी 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, लेकिन इसमें एक कोण दिया हुआ आना चाहिए था,
या देखिए एक बात और है कि ये सब कुछ हम खुद डिसाइड कर रहे हैं कि 5 लेना है कि 6 लेना है, कितना लेना है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। हालांकि चतुर्भुज का निर्माण या चतुर्भुज की रचना 7th क्लास में आ जाता है, तो इसमें एक एंगल आना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एंगल लिख देता हूँ और ये एंगल हमारे पास है 120 डिग्री मान लो, ठीक है। ये एंगल हमारे पास कितना 120 डिग्री। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि यहाँ पर एक लाइन बना सकते हैं हम। अब तो हमारे पास बस इतना ही है कि यहाँ 6 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, पर 6 सेंटीमीटर की लाइन बनानी किस तरफ है, कितने कोण पे बनानी है वो नहीं पता। तो यहाँ सबसे पहले आपको 120 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग बोलोगे सर ये तो इतना दिया हुआ नहीं आया, तो नहीं दिया हुआ आया तो आपको एक चतुर्भुज खुद बनाना है, उसमें आपको कुछ भी करना पड़े भले, ठीक है। चतुर्भुज आपको खुद बनाना है। अब 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको पता है एक चाप होता है पहला 60 डिग्री का और दूसरा चाप होता है 120 का। और इसे मैं अगर आगे बढ़ाता हूँ तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया सी। अब सी से देखो इस तरफ कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ प्रकार रखूंगा और 7 सेंटीमीटर का एक चाप कटेगा इस तरफ, ठीक है। 7 सेंटीमीटर का कटेगा इस तरफ। ए बी को मैं इतना मान लेता हूँ, ठीक है। आपको ए बी पहले बनाना है तो ए बी ये। अब सी से इस तरफ 7 है लेकिन ए से ऊपर कितना है 4 है, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर का आपको चाप काटना है। ये 4 का काट दिया आपने और इसे मैं नाम देता हूँ डी, और डी को सी से मिलाना है और डी को नीचे ए से मिलाना है। ये बन गया एक चतुर्भुज। अब आपको करना क्या है कि इसके संगत, इसके समरूप एक और चतुर्भुज बनाना है। उसकी भुजाएं दिए गए चतुर्भुज की कितनी होनी चाहिए 3/7। तो आपको ये समरूपता वाले आने चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ये तो त्रिभुज में और अपने एक रेखा में भी किया हुआ है। तो पहले हम एक यहाँ लाइन बनाएंगे और वो होगी न्यून कोण बनाएगी। सबसे पहले देखिए बड़ी संख्या जो होती है उतने चाप बनते हैं इस पर। तो ये हो गया A1, ये हो जाएगा A2, A3, A4, A5, A6 और A7। अब इस तरफ एक लाइन मिलाते हैं हम, वो मिलाते हमेशा है जो भाग में लिखा हुआ है उससे। तो 7 से मिलाएंगे, B को यहाँ हम 7 से मिलाएंगे। अब जो काम A7 पर करेंगे वही हमें A3 पर करना है। A7 पर मैं एक प्रकार रखता हूँ और इस प्रकार एक चाप घुमाया, उतना ही आपको 3 पर रखना है और इस प्रकार घुमाना है। यहाँ प्रकार रखेंगे और ये कोण को माप लेंगे, उतना ही आपको चाप यहाँ काटना है, ठीक है। अब इसको मिलाते हैं तो ये यहाँ पे काटता है और जिस बिंदु पे काटता है वहाँ भी कुछ लिख देते हैं। जैसे इसमें मैंने लिखा नहीं है, चलो ये यहाँ लिख देता हूँ मैं F और G, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने E। अब आपको ध्यान से देखना, अब आपको एक काम करना है, यहाँ से एक विकर्ण भी मिला दो, A को C से मिलाओ, A को C से, और इसे आगे बढ़ाओ, ठीक है। लेकिन वही बात है कि यहाँ 120 डिग्री का कोण है हमारे पास, तो यहाँ हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब ध्यान से देख लेना, यहाँ अगर 120 डिग्री का कोण है हमारे पास तो यहाँ भी 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो पहले यहाँ प्रकार रखकर आपने ये चाप घुमाया है ना, उतना ही चाप आपको ई पर रखकर घुमाना है ऐसे। अब आपको यहाँ से ये पूरा कोण मापना है जो 120 डिग्री बना रखा है, तो यहाँ प्रकार रखेंगे 120 का लगभग यहाँ आएगा, तो इसको मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट आ गया हमारे पास, उसका नाम क्या है F। अब ध्यान से देखो, जितना कोण यहाँ है उतना ही हमें यहाँ बनाना है। तो ये कोण बनाने के लिए C पर प्रकार रखेंगे और C पर प्रकार रखकर इस प्रकार चाप घुमाएंगे, उतना ही चाप आपको F पर रखना है और इस प्रकार घुमाना है। अब यहाँ प्रकार रखेंगे और यहाँ एक चाप काटते हैं, उतना ही चाप आपको यहाँ रख कर यहाँ काटना है और इसको मैं मिलाता हूँ यहाँ। तो आपको इस रेखा पर एक पॉइंट मिलेगा, उसका नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है G, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, पहले आपको ये जो नीचे मैंने काम किया ये तो हम त्रिभुज में भी करते हैं, फिर इसके समरूप इसे देखकर यहाँ एक लाइन बनाई है। ध्यान से देख लेना, इस लाइन को देखकर यहाँ ये भी हम त्रिभुज में बनाते हैं। फिर इसमें एक्स्ट्रा काम क्या है, एक्स्ट्रा है कि विकर्ण पे जो काम किया ना आपने ना, विकर्ण में, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ये लाइन और ये लाइन भी क्या आनी चाहिए समांतर, तभी तो समरूप बनेगा, ठीक है। तो इसके समांतर लाइन मैंने यहाँ बनाई है, बस उसके लिए मैंने ये जो विकर्ण के साथ कोण बना रहा है उतना ही कोण यहाँ पर बनाया और एक रेखा मिलाई, इससे हमारे पास A, E, F और G चतुर्भुज की रचना हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस है, ऐसा क्वेश्चन शायद ही आए आपके 100% त्रिभुज ही आएगा, त्रिभुज या फिर रेखा का विभाजन, यही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11वां, इसमें ये लिखा हुआ है दिए हुए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए यदि उसका केंद्र ज्ञात हो। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। अगर हमें केंद्र ज्ञात होता है तो उसकी कुछ न कुछ त्रिज्या तो होगी ना,
तो मान लीजिए हमारे पास रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। 4 सेंटीमीटर का हम एक वृत्त बनाएंगे और उस वृत्त का केंद्र हमें ज्ञात है, तो उसमें एक त्रिज्या बना लो। त्रिज्या बनाएंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस वृत्त के एक बिंदु जो है वो वृत्त के ऊपर ही है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण कितना होता है? 90 डिग्री। यहाँ मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा तो यहाँ प्रकार रखेंगे, इस प्रकार एक चाप घुमाएंगे, उतना ही चाप आपको पहली बार काटने पर 60 डिग्री मिलेगा, और यहाँ 60 पर रखेंगे, आगे कितना मिलेगा? 120। 60 पर प्रकार रखेंगे, ऊपर एक चाप काटेंगे, उतना ही चाप 120 पर रखकर आपको काटना है। और इनको अगर हम मिलाते हैं तो ये देखिए एक स्पर्श रेखा की रचना हो गई जो इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि आपके पास वृत्त का केंद्र नहीं है तो आपको वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा बनानी है, ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, अगर केंद्र नहीं होता है तो क्या करेंगे, तो फिर आपको इसमें 2 जीवाएं बनानी पड़ती है केंद्र को लाने के लिए। इन जीवाओं के हम अर्धक बनाते हैं, आधे से ज़्यादा खोलेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, इस प्रकार यहाँ रखेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप ऐसे नीचे, और इनको मिलाएंगे तो ये हो गया AB जो जीवा है उसका अर्धक। और इसी प्रकार इस CD जीवा का भी आधा करेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे, एक चाप ऊपर काटेंगे और एक चाप ऐसे नीचे, उतना ही D पर रखेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, और इनको अगर मिलाते हैं तो जहाँ ये अर्धक एक दूसरे को काट रहे हैं वो होता है इस वृत्त का केंद्र। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, जो अभी मैंने करवाया था उसके चांसेस कम है। तो आज इस लेक्चर में इतनी बातें करेंगे, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। धन्यवाद।